हम लोग प्रश्नावली 5.1 के क्वेश्चन नंबर 21 से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके पहले वाले क्लास में हम लोग 20 तक क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे। हमको आशा है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। कुछ साउंड प्रॉब्लम है, एक्स्ट्रा साउंड हम लोग के वीडियो में आ जा रहा है। बहुत मेहनत कर रहे हैं फिर भी वो साउंड नहीं जा पा रहा है। फिर भी आप लोग को आवाज़ यदि क्लियर सुनाई दे रहा है तो आप लोग वीडियो को देखिए, पढ़िए, उससे फ़ायदा लीजिए। हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बोर्ड पर लिख चुके हैं। इसमें 3 क्वेश्चन दिया गया है। एफ एक्स बराबर पहला है साइन एक्स प्लस कोस एक्स, दूसरा है साइन एक्स माइनस कोस एक्स और तीसरा है साइन एक्स इंटू कोस एक्स। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख रहे हैं कि पहला फलन में साइन एक्स और कोस एक्स का योगफल है, दूसरा में घटाव है और तीसरा में गुणनफल है। यानी कि यदि हम लोग चेक कर लें कि साइन एक्स और कोस एक्स जो होता है अपने प्रांत के सभी बिंदुओं पर संतत होता है, तो हम लोग फलनों के संततता के बीजगणित का प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि हम लोग पढ़े हैं बीजगणित में क्या पढ़े हैं कि यदि कोई दो फलन f और g संतत है तो उसका योगफल भी संतत होगा, घटाव भी संतत होगा, गुणनफल भी संतत होगा। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। तो हम लोग साइन एक्स और कोस एक्स को पहले हम लोग चेक कर लेते हैं कि वो संतत है कि नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले हम लोग माना कि एफ एक्स बराबर साइन एक्स, तब हम लोग x इक्वल टू सी पर हम लोग चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे? लिमिट x टेंड्स टू c एफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू c साइन x, क्योंकि एफ एक्स का मान मेरा साइन x है यहाँ पर, और c रखेंगे तो हमको मिलेगा साइन c। और फंक्शन का मान यदि हम लोग लिखते हैं एफ सी तो इक्वल टू भी हमको मिलेगा साइन सी। यानी कि दोनों स्थिति में हमको ये दोनों बराबर मिल रहा है। तो लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू c एफ एक्स इक्वल टू एफ सी, और तब हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि साइन x जो है वो c के प्रत्येक मानों के लिए संतत है। यानी कि साइन x संतत हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग लिख देंगे, इसलिए साइन x एक संतत फलन है। इसी प्रकार हम लोग कॉस के लिए भी लिख सकते हैं। और एफ एक्स बराबर यदि हम लोग कॉस एक्स लेते हैं तो कॉस एक्स को लिए हम लोग फिर इसको एक्स इक्वल टू सी पर चेक करेंगे। एक्स इक्वल टू सी पर लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे? लिमिट x टेंड्स टू c cos x, और इसमें भी यदि हम लोग c रखते हैं तो cos c मिलेगा। और फंक्शन के मान यदि हम लोग लिखते हैं एफ सी बराबर, तो हमको भी उस स्थिति में भी cos c प्राप्त होगा। यहाँ पर भी हम लोग देख रहे हैं कि दोनों बराबर मिल रहा है, तो लिखेंगे लिमिट x टेंड टू c एफ एक्स इक्वल टू एफ सी। तो हम लोग यहाँ पर भी उसी तरह लिख सकते हैं, इसलिए cos x एक संतत फलन है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि cos x भी जो है वो अपने प्रांत के सभी बिंदुओं पर संतत है, यानी कि x के प्रत्येक मानों के लिए संतत होगा। ठीक है। अब ध्यान देना है यहाँ पर कि यदि हम लोग साइन x और cos x दोनों को संतत सिद्ध कर चुके हैं तो हम लोग उसी के आधार पर इन तीनों क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि चूंकि साइन x और cos x और cos x संतत फलन है, इसलिए साइन x प्लस cos x संतत होगा। साइन x माइनस cos x संतत होगा। फिर उसके बाद हम लोग लिखेंगे साइन x इंटू cosec x इंटू cos x संतत होगा। यानी कि तीनों हम लोग का क्वेश्चन यहाँ पर संतत होगा। ठीक है। क्यों? क्योंकि हम लोग बीजगणित पढ़े हुए हैं कि कोई दो फंक्शन संतत है तो उसका योगफल, गुणनफल, घटाव सारा संतत होता है।
तो उसी के आधार पर यहाँ पर हमको मिल चुका है कि sin x और cos x संतत है, तो उन दोनों का योग भी संतत होगा, घटाव भी संतत होगा और गुणनफल भी संतत होगा। यदि आप लोग चाहते हैं कि हर क्वेश्चन को अलग अलग बनाएं, तो फर्स्ट क्वेश्चन टिक कर लीजिए, पहले sin x और cos x को संतत सिद्ध करके उसके नीचे लिख दीजिए कि चूंकि sin x और cos x संतत फलन है, इसलिए इसका योगफल भी संतत होगा। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट टिक करेंगे, फिर sin x और cos x को संतत सिद्ध करेंगे, फिर उसके नीचे लिखेंगे कि sin x और cos x संतत फलन है, इसलिए इसका घटाव भी संतत फलन होगा। ये तो पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका हम ये बनाए हैं। तीसरा तरीका एक और है इसको बनाने का। आप fx बराबर पूरा फंक्शन ले लीजिए और x इक्वल टू c ले लीजिए और c पर चेक कर लीजिए लिमिट का मान और फंक्शन का मान दोनों समान मिलेगा आपको, sin c प्लस cos c दोनों स्थिति में मिलेगा, तो उस स्थिति में भी आपको संतत फलन प्राप्त होगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 चलते हैं, देखते हैं। इसमें दिया है कोसाइन, कोसेकेंट और सेकेंट और कोटेंजेंट का सातत्य पर बोल रहा है कि विचार कीजिए। तो हम लोग कोसाइन के लिए लिखे हैं पहला पॉइंट, इसमें a b c d कर देंगे हम लोग। a कोसाइन के लिए हम लोग लिख दिए हैं fx बराबर cos x ले लिए हैं। अभी हम लोग cos x को सिद्ध भी किए, उसी तरह करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग x इक्वल टू c पर हम लोग करेंगे, तो हमको क्या मिलेगा, लिमिट x टेंड्स टू c fx इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c fx की जगह हम लोग cos x रख देंगे, तो हमको क्या मिलेगा, cos c। और fc यदि हम लोग निकालेंगे तो fc बराबर हमको क्या मिलेगा, cos c। ये दोनों बराबर मिल रहा है, हम लोग लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू c fx इक्वल टू fc। यानी कि हमको क्या प्राप्त हो गया, इस स्थिति में हमको ये मिल गया कि ये जो फंक्शन fx है वो x के किसी भी मान के लिए संतत है। तो यहाँ पर हम लोग इस स्थिति में लिख सकते हैं, इसलिए x एलिमेंट ऑफ r के लिए कोसाइन ही मेरा फंक्शन है, तो कोसाइन लिखेंगे, के लिए कोसाइन संतत है या परिभाषित है, दोनों एक ही बात। अब यहां पर चलिए हम लोग चलते हैं बी नंबर पॉइंट। बी नंबर पॉइंट है मेरा कोसेकेंट। कोसेकेंट के लिए अब यहां पर ध्यान दीजिए आप लोग कि इसमें हम लोग fx बराबर क्या लेंगे, तो हम लोग fx बराबर ले लेते हैं cosec x, क्योंकि कोसेकेंट cosec होता है और cosec x हो जाएगा। अब यहां पर ध्यान दीजिए कि cosec x को हम लोग लिखते हैं 1/sin x, ठीक है। और हम लोग पढ़े हैं कि कोई फंक्शन यदि fx बटा में gx के रूप में हो तो gx 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। gx के मतलब हर, यानी कि ये sin x 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, बाकी ये सभी मानों के लिए संतत होगा। क्योंकि sin x को हम लोग सिद्ध कर चुके हैं कि sin x एक संतत फलन है, लेकिन sin x है हर में, तो ये sin x का मान जिस बिंदु पर 0 होता है उसको छोड़ करके सारे बिंदुओं पर ये संतत होगा। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि चूंकि sin x नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि ये sin x जो है वो gx के जगह पर है और gx हम लोग परिभाषा में पढ़े हैं कि 0 के बराबर नहीं होता है, तो वही हम लिखे हैं कि sin x नॉट इक्वल टू 0, तो या x नॉट इक्वल टू n पाई हो जाएगा। यानी कि sin x जो होता है वो 0 डिग्री, 180 डिग्री, फिर 360 डिग्री, मैंने 180 जोड़ते जाइए वो सब पर 0 हो जाएगा, ठीक है। n पाई का मतलब 0 रखेंगे तो 0 डिग्री हो जाएगा, 1 रखेंगे तो पाई होगा, 2 रखेंगे तो 2 पाई होगा, यानी कि 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई पर साइन जो होता है वो 0 होता है। इसलिए यहाँ पर हम लोग लिखे हैं कि x 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी कि ये जो sin x है वो 0 के बराबर कब नहीं होगा, जब x n पाई के बराबर नहीं होगा। यानी कि ये जो फलन है x नॉट इक्वल टू n पाई के लिए ये संतत होगा। तो हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट लिख देंगे कि x नॉट इक्वल टू n पाई के लिए fx यानी कि कोसेकेंट संतत होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि sin x तो पहले से हमको सिद्ध है कि संतत है, लेकिन sin x बट्टा में है, तो बट्टा में 0 वाला को छोड़ दिए हम लोग, इसी पर न 0 होता है तो 0 वाला को हम लोग छोड़ दिए, यानी कि इसको छोड़ करके बाकी जितना भी मान होगा उसके लिए 1/sin x संतत है, ठीक है। उसके बाद 3 नंबर पॉइंट हम लोग लिखेंगे, क्या है, सेकेंट। सेकेंट के लिए, तो सेकेंट के लिए हम लोग फंक्शन क्या मानेंगे, माना कि fx बराबर
सेक एक्स लिख लेंगे, क्योंकि सेकेंड को हम लोग सेक लिखते हैं, सेकेंड का शॉर्ट फॉर्म सेक होता है, और सेक एक्स को हम लोग क्या लिखेंगे 1 बाई cos x। और इसमें हम लोग देख रहे हैं कि ऊपर 1 यानी कि अचर है, अंश में अचर है, और नीचे जो है वो कोसाइन यानी त्रिकोणमितीय फलन है। तो यहाँ पर ये ध्यान देना है कि cos जो होता है उस x के प्रत्येक मानों के लिए संतत होता है। अभी हम लोग पीछे भी सिद्ध कर चुके हैं इसी 21 नंबर क्वेश्चन में। तो यहाँ पर ये जो होगा वो 0 के बराबर केवल नहीं होना चाहिए, क्योंकि cos x हर में है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि चूंकि fx परिभाषित होगा यदि, हम लोग जानते हैं कि fx कब परिभाषित होगा, हम लोग लिखेंगे यदि cos x नॉट इक्वल टू 0। और cos x नॉट इक्वल टू 0 कब होता है, जब x नॉट इक्वल टू, ये हम लोग सूत्र पढ़े हैं 11th क्लास में, याद होगा आप लोग को, x नॉट इक्वल टू 2n + 1 × π/2, यानी कि जो cos तब 0 होता है जब उसके गुणांक जो होते हैं, यानी कि x जो होता है वो π/2 या π/2 का गुणज होता है। cos 90 डिग्री का मान हम लोग जानते हैं 90 डिग्री होता है, फिर उसमें cos π का भी मान 0 डिग्री होता है, फिर cos 3 से गुणा कर देंगे तो 3π/2 यानी कि 270 डिग्री का भी मान 0 होता है। तो यहाँ पर हम लोग 2n + 1 × π/2 छोड़ दिए हैं, यानी कि इस स्थिति में हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए x नॉट इक्वल टू 2n + 1 × π/2 के लिए सेकेंड एक संतत फलन है, संतत फलन है। ठीक है, ये प्राप्त हो गया हम लोग को, ये ध्यान रखिएगा। हम लोग बिना सिद्ध किए, आप लोग कहेंगे कि हम लोग यहाँ पर लिमिट का मान निकाले नहीं, संतत कैसे लिख देते हैं, तो हमको पूर्व से मालूम है कि cos x जो है वो एक संतत फलन है, तो 1 बाई cos x भी एक संतत फलन होगा। आपको परिभाषा में लिखवाया जा चुका है कि यदि g संतत फलन है तो 1 बाई g भी संतत होगा, क्योंकि लिखवाया गया है कि g की संततता 1 बाई c में अंतर्निहित होता है। तो उसी तरह यहाँ पर cos x की संततता 1 बाई cos x में भी अंतर्निहित होगा, यानी कि 1 बाई cos x भी संतत होगा, और 1 बाई cos x किस पर संतत होगा, तो इसको छोड़ करके, यानी कि ये वाले मान को छोड़ करके सारे मान पर संतत होगा। तो यहाँ पर आप लोग जो हम यहाँ पर लिखे हैं, यहाँ पर आप लोग ये भी लिख सकते हैं कि x बराबर 2n + 1 × π/2 को छोड़कर सभी मानों के लिए सेकेंड एक संतत फलन है। चलिए डी नंबर आपका ऑप्शन है, डी है आपका कोटेंजेंट, कोटेंजेंट के लिए इसमें हम लोग मान लेंगे कि माना कि fx बराबर, यहां पर हम लोग ले लेंगे fx बराबर cot x, और हम लोग जानते हैं कि कोटेंजेंट जो होता है वो उसका संक्षिप्त रूप cot होता है। तो cot x ले लेंगे, और cot x का क्या फॉर्मूला होता है, cos x बटा में sin x। इसमें भी देखिए ऊपर cos है और नीचे sin है, और हम लोग जानते हैं कि sin और cos अपने प्रांत के प्रत्येक बिंदुओं पर, यानी कि x एलिमेंट ऑफ r के लिए संतत होता है। तो इसमें जो होता है ये p/q के रूप में है, तो q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी कि sin x 0 के बराबर नहीं होगा तभी ये संतत होगा, क्योंकि sin x 0 के बराबर हो जाएगा तो ये अपरिभाषित हो जाएगा, जिसको हम लोग कह नहीं सकते हैं कि संतत होगा कि नहीं। तो उस स्थिति में हम लोग क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि यह परिभाषित होगा, यह परिभाषित होगा, यानी कब परिभाषित होगा, जब sin x नॉट इक्वल टू 0, sin x नॉट इक्वल टू 0, तो x नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा n π, जहां n एक पूर्णांक है, ध्यान दीजिएगा। अब यहां पर ध्यान दीजिए, चाहे लिख भी देंगे हम लोग यहां पर, जहां n एलिमेंट ऑफ z, और आप लोग भी इधर भी लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। तब हम लोग यहां पर लिख देंगे कि x नॉट इक्वल टू n π के लिए, n π के लिए कोटेंजेंट एक संतत फलन होगा, एक संतत फलन होगा, ये हम लोग को मिल चुका है। तो कोई क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, इसमें बोर्ड पर लिख चुके हैं, इसमें एक केस पूछ रहा है कि असांतत्यता के बिंदु को ज्ञात कीजिए।
तो यहाँ पर भी हम लोग देख रहे हैं कि जीरो पर ये समीकरण लिखी गई है, तो हम लोग यहाँ पर संदेहात्मक बिंदु जीरो ले सकते हैं। तो हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर कि माना कि संदेहात्मक बिंदु बराबर जीरो। अब यहाँ पर x इक्वल टू जीरो पर हम लोग चेक करेंगे LHL इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू जीरो fx इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू जीरो fx। यहाँ पर जानते हैं कि LHL में x लेस देन जीरो होगा और x लेस देन जीरो पर फंक्शन का कौन सा मान है, sin x बटा में x। ठीक है, अब हम डायरेक्ट x का मान इसमें जीरो नहीं रखेंगे, क्योंकि हम लोग 11 क्लास में लिमिट पढ़े हैं। याद होगा आप लोग को, जब जीरो रखेंगे तो sin जीरो बटा में जीरो हो जाएगा, sin जीरो का भी मान जीरो होता है और x नीचे वाला तो जीरो है ही, जीरो बटा जीरो के रूप में हो जाएगा, यानी कि अनिर्धारित के रूप में आ जाएगा। तो हम लोग ये सूत्र सिद्ध किए हुए हैं कि इसमें क्या मिलता है, लिमिट x टेंड्स टू जीरो sin x बाई x इक्वल टू 1 प्राप्त होता है। तो उस स्थिति में हम लोग क्या लिख देंगे, उस सूत्र का प्रयोग कर देंगे, 1 हो जाएगा। RHL अब हम लोग लिखेंगे, RHL में क्या मिलेगा, लिमिट x टेंड्स टू जीरो fx, और ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि लिमिट x टेंड्स टू जीरो में यहाँ पर x ग्रेटर देन जीरो मिलेगा और ग्रेटर देन पर x प्लस 1 है, तो x प्लस 1 हम लोग रख देंगे और x का मान जब रखेंगे तो 0 प्लस 1 इक्वल टू 1 मिलेगा। ठीक है, और फंक्शन के मान हम लोग लिखेंगे f0 x इक्वल टू 0 पर इसी में मान रखेंगे तो 0 प्लस 1 बराबर ये भी 1 मिलेगा। और ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आप लोग किस सूत्र का प्रयोग किए हैं, याद होगा आप लोग को, लिमिट s टेंड्स टू जीरो sin h बाई h इक्वल टू 1 होता है। ये सूत्र हम लोग पढ़े हुए हैं, इसी सूत्र का प्रयोग हम यहाँ पर किए हैं। ये आप लोग को हो सकता है समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि तीनों हम लोग को बराबर है, तो हम लोग लिख देंगे कि LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू F0, इसलिए x इक्वल टू 0 पर fx संतत है। ठीक है, तो संतत है, तो जो 0 दिया है उस पर तो संतत हो गया। अब 0 से छोटा 0 से बड़ा किसी के लिए भी हम लोग संततता चेक करेंगे तो ये प्रत्येक पर संतत मिलेगा। तो उस स्थिति में हम लोग लिख देंगे कि असांतत्य का कोई भी बिंदु नहीं है। यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कि असांतत्य का कोई भी बिंदु नहीं है, कोई भी बिंदु नहीं है, ये हम लोग लिख देंगे। चलिए हो गया। चलिए अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24, इसमें भी वही काम करना है। इसमें भी फंक्शन का 2 मान देखिए दिया गया है और ये भी 0 पर ही परिभाषित है, लेकिन इसमें ये नॉट इक्वल टू 0 दिया गया है। आपको पहले ही बता चुके हैं कि नॉट इक्वल टू में लेस देन और ग्रेटर देन दोनों होता है। तो यहाँ पर संदेहात्मक बिंदु हम लोग लिख लेंगे, माना कि संदेहात्मक बिंदु बराबर हमको क्या मिलेगा, 0। ठीक है, अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे कि x इक्वल टू 0 पर हम लोग LHL, RHL और फंक्शन के मान लिखेंगे। LHL क्या मिलेगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 fx इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 और fx ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, x लेस देन 0 मिलेगा और लेस देन में यही फंक्शन का मान रखेंगे हम लोग, x स्क्वायर sin 1 बाई x। में हम लोग डायरेक्ट x का मान न रख करके इसको हम लोग इस प्रकार तोड़ेंगे। देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 और इसको हम लोग कर देंगे x इंटू x इंटू साइन 1 बाई x, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। फिर उसके बाद देखिए क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 और देखिए x तो ये है sin 1 बाई x और इस x को इसके नीचे ला देंगे तो 1 बाई x हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, फिर फर्स्ट एंड थर्ड के अनुसार x ऊपर चला जाएगा, इसके साथ x sin 1 बाई x हो जाएगा, तो फिर इतना मिल जाएगा हमको। अब इसमें 2 पार्ट है, दोनों पार्ट में लिमिट हम लोग लगा देंगे। पहला पार्ट है हमारा x और दूसरा पार्ट है हमारा लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 1 बाई x बाई 1 बाई x। ठीक है, हम लोग डायरेक्ट 0 क्यों नहीं रखे, क्योंकि हम लोग 0 रखते तो ये तो 0 हो जाता
लेकिन ये होता 1/0 यानी इंफिनिटी हो जाता, साइन इंफिनिटी अपरिभाषित हो जाता। इसलिए हम लोग इस रूप में तोड़े कि इसको हम लोग हल कर सके। तो ध्यान दीजिएगा, ऐसा हम लोग 11 क्लास में बनाए हैं। तो अब डायरेक्ट x टेंड्स टू 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा और इसका मान हो जाएगा 1, क्योंकि अभी सूत्र पीछे वाला में बताएं, लिमिट h टेंड्स टू 0 sin x by h बराबर 1 होता है। तो h की जगह 1/x है, दोनों सेम है, इसलिए इसका मान 1 होगा। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। RHL में भी सेम यही लिखना है हमको, क्योंकि RHL में भी फंक्शन का मान यही मिलेगा, x टेंड्स टू 0 fx इक्वल टू क्या मिलेगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 fx की जगह वही लिखेंगे x² sin 1/x। अब आप लोग को समझ में आ गया होगा, तो हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 x और इनटू में हो जाएगा sin 1/x बटा में 1/x। अभी यही सेम प्रक्रिया हम यहाँ पर भी लिखे हैं। अब दो पार्ट हो गया, फर्स्ट और सेकंड, दोनों में लिमिट लगा देंगे तो हमको क्या मिलेगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 x इंटू लिमिट x टेंड्स टू 0, ये राइट हैंड लिमिट है तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह आइकन होगा, तो हमको मिल जाएगा sin 1/x बटा में 1/x। अब ध्यान दीजिए, इसका मान तो 0 होगा और उसका मान 1 होगा, तो 0 हो जाएगा। और फंक्शन के मान में हम लोग क्या लिखेंगे, f0, तो x इक्वल टू 0 पर देख लीजिए मेरा फंक्शन का मान है 0, तो लिख देंगे 0। और देख लीजिए तीनों बराबर हैं, तो हम लोग क्या लिखेंगे, LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f0। तो ये क्वेश्चन में पूछ रहा है कि निर्धारित कीजिए कि फलन ये एक संतत फलन है, तो हम लोग लिख देंगे कि हाँ, इसलिए लिख देंगे कि यह एक संतत फलन है, ठीक है, यानी कि किसी भी मान के लिए ये संतत होगा। हो गया। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन में भी हम लोग को सातत्य की जांच करनी है। यहाँ पर भी आप लोग देख रहे हैं कि 0 है, तो संदेहात्मक बिंदु हम लोग 0 ले सकते हैं, तो यहाँ पर हम लोग ले लेंगे कि माना कि संदेहात्मक बिंदु बराबर 0, संदेहात्मक बिंदु यानी डाउटफुल पॉइंट इक्वल टू 0। अब हम लोग x इक्वल टू 0 पर चेक करेंगे इसको, तो क्या लिखेंगे, LHL इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 fx। और आप लोग जानते हैं कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, और लेफ्ट हैंड लिमिट में x लेस देन 0 मिलेगा, क्योंकि बिंदु मेरा 0 है। x लेस देन 0 किस में मिलेगा, इसमें मिलेगा, क्योंकि लेस देन और ग्रेटर देन दोनों इसी में है। तो लिखेंगे ये फंक्शन का मान sin x माइनस cos x, ठीक है। मान रखेंगे x टेंड्स टू 0, तो मिलेगा हमको sin 0 माइनस cos 0। sin 0 का मान 0 होता है, cos 0 का मान 1 होता है, तो इक्वल टू हो जाएगा -1, ठीक है। RHL में भी सेम यही लिखेंगे, क्योंकि हमारा क्वेश्चन उसी रूप में है, तो इसमें भी हम लोग को x ग्रेटर देन 0 मिलेगा, और x ग्रेटर देन 0 हमको x नॉट इक्वल टू 0 में ही प्राप्त होगा, इसलिए वही फंक्शन का मान रखेंगे sin x माइनस cos x। अब हम लोग मान रखेंगे x टेंड्स टू 0, तो क्या मिलेगा, sin 0 माइनस cos 0। उसी तरह sin 0 का मान 0, cos 0 का मान 1 इक्वल टू हो गया -1। और फंक्शन के मान यानी कि f0 बराबर यानी कि x इक्वल टू 0 बराबर देखिए दिया है -1, तब यहाँ पर लिख देंगे कि चूंकि LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f0, तो पूछ रहा है क्या ये संतत है, तो हम लोग लिख देंगे इसलिए यह x के किसी भी मान के लिए, x के किसी भी मान के लिए संतत है। ये हमको प्राप्त हो गया, के लिए संतत है, प्राप्त हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 26 हम लोग देखते हैं। इसमें हम लोग को k का मान प्राप्त करना है, और बोल रहा है कि ये फलन जो है वो π/2 पर संतत है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि चूंकि x इक्वल टू π/2 पर fx संतत है, तो हम लोग जानते हैं कि जब संतत होता है तो LHL यानी लिमिट x टेंड्स टू π/2 और RHL यानी कि लिमिट x टेंड्स टू π/2 fx और फंक्शन के मान बराबर होते हैं, यानी कि ये तीनों बराबर होगा। मिलेगा देखिए लिमिट x टेंड्स टू π/2
fx का मान x लेस देन पाई बाई 2 होगा, तो लेस देन भी इसी में मिलेगा, तो क्या मिलेगा k cos x बटा में पाई माइनस 2x। ठीक है, उसी तरह यहां भी मिलेगा लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 प्लस k cos x बटा में पाई माइनस 2x इक्वल टू पाई बाई 2 पर देखिए क्या मिल रहा है 3, हम लोग यहाँ पर 3 रख देंगे। फिर इसके बाद इसको कैसे तोड़ेंगे ये ध्यान रखना है, तो हम लोग इसको इसमें पाई बाई 2 प्लस h रखेंगे इस फंक्शन में, तो यहां पर हम लोग को लिखना पड़ेगा कि x इक्वल टू पाई बाई 2 प्लस h रखने पर, पाई बाई 2 प्लस h रखने पर, अब x टेंड्स टू पाई बाई 2 है तो लिखेंगे यहां पर कि जब x टेंड्स टू पाई बाई 2, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि x का मान इसमें पाई बाई 2 रखेंगे तो पाई बाई 2 खत्म हो जाएगा, तो h बराबर 0 मिलेगा, यानी कि h टेंड्स टू 0। ये ध्यान रखिएगा, ये मान का हम लोग प्रयोग करेंगे और यही मान हम लोग इसमें रखेंगे, तो हमको क्या प्राप्त होगा, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 और फिर देखिए यहां पर k cos पाई बाई 2 प्लस h लिख देंगे हम लोग, और फिर बटा में पाई माइनस 2 इंटू एक्स की जगह हम ये लिखेंगे पाई बाई 2 प्लस h, हमको प्राप्त हो जाएगा इक्वल टू लिमिट, सेम यही चीज इसमें भी लिखना है हमको, x टेंड्स टू पाई बाई 2 और फिर हमको वही मिलेगा k cos पाई बाई 2 प्लस h और बटा में हमको क्या मिलेगा पाई माइनस 2 इंटू पाई बाई 2 प्लस h। ठीक है, इक्वल टू 3। अब यहां हमको क्या मिलेगा, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2, फिर उसके बाद मिलेगा k, अब ये हो गया cos 90 डिग्री प्लस थीटा, और हम लोग जानते हैं cos 90 डिग्री प्लस थीटा द्वितीय चतुर्थांश है और द्वितीय चतुर्थांश में cos निगेटिव होता है, 90 का फंक्शन है, इसलिए ये cos का साइन प्राप्त होगा, तो हमको मिल जाएगा माइनस साइन h बटा में पाई माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई माइनस 2h हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर उसके बाद हम लोग को इसमें भी वही मिलेगा, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2, फिर उसके बाद यही मिलेगा k इंटू माइनस साइन h बटा में पाई माइनस पाई और माइनस 2h हो जाएगा इक्वल टू 3। ठीक है, अब हम लोग को देखिए क्या मिल रहा है, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2, ध्यान दीजिएगा यहां पर मिलेगा माइनस k साइन h और यहां पर मिलेगा माइनस 2h, उसी तरह इसमें भी मिलेगा लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 और वही मिलेगा इसमें भी माइनस k साइन h बटा में माइनस 2h, ये हमको प्राप्त हो गया इक्वल टू 3। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग करेंगे क्या कि माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, तो हमको मिलेगा लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई, ध्यान दीजिए एक चीज और हम लोग छोड़ चुके हैं, इसमें h टेंड्स टू 0 किए हैं, तो जो ही ये मान हम लोग इसमें रखेंगे तो ही h टेंड्स टू 0 हो जाएगा, ये h टेंड्स टू 0, ये भी हो जाएगा h टेंड्स टू 0 और ये भी हो जाएगा h टेंड्स टू 0, ये भी चेंज हो जाएगा क्योंकि इसमें भी हम लोग मान रखे हैं वो, तो ये छोड़ चुके थे हम लोग, तो चलिए h टेंड्स टू 0, फिर हम लोग कर देंगे h टेंड्स टू 0। ठीक है, तो चलिए लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहां पर देखिए माइनस माइनस खत्म हो जाएगा और इसमें दो पार्ट हम लोग बनाएंगे, पहला पार्ट होगा k/2 और दूसरा पार्ट होगा sin h/h। उसी तरह इसमें भी लिमिट h टेंड्स टू 0 k/2 और इनटू में लिखेंगे sin h/h, हम लोग लिख देंगे यहां पर इक्वल टू में हमको मिल जाएगा 3, इसमें दो पार्ट हो गया, दोनों में लिमिट लगेगा, तो हमको मिलेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 k/2 और इनटू में मिलेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 sin h/h, आपको प्राप्त हो गया यहाँ पर
उसी तरह यहाँ भी मिलेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 k/2 और फिर मिलेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 sin h/h, ठीक है, इक्वल टू मिलेगा 3। और इसका मान हम लोग इसमें h है नहीं तो ये उसी तरह हो जाएगा k/2 और ये हो जाएगा 1, उसी तरह ये हो जाएगा k/2 और इंटू में हो जाएगा 1 इक्वल टू 3। हमको क्या मिला k/2 इक्वल टू k/2 इक्वल टू 3। हम लोग इसी में 2 को ले लेंगे k/2 इक्वल टू 3 से, क्योंकि 2 बराबर मिल रहा है तो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो k बराबर हमको 6 मिल जाएगा और यही मान हम लोग को प्राप्त होगा और यही k का मान हम लोग ऐसे ज्ञात करेंगे, ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन इसमें दिया है कि x इक्वल टू 2 पर ये संतत है, तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे कि चूंकि x इक्वल टू 2 पर fx संतत है तो यहाँ पर हम लोग उसी तरह बनाएंगे इस क्वेश्चन को भी, लिमिट x टेंड्स टू 2 fx, यानी ये आपका हो गया LHL और ये x टेंड्स टू 2 ये हो गया आपका RHL और ये हो गया फंक्शन का मान, यानी तीनों मान हम लोग बराबर मिलेगा जब संतत होगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट मिलता है, लेफ्ट हैंड लिमिट में x लेस देन 2 मिलेगा, तो लेस देन 2 पर देख लीजिए फंक्शन है kx², यहाँ पर हम लोग kx² रख देंगे। राइट हैंड लिमिट में हमको मिलता है x ग्रेटर देन 2, तो x ग्रेटर देन 2 में 3 मिलेगा और फंक्शन के मान x इक्वल टू 2 में k इंटू 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और x का मान हम लोग 2 जब रखेंगे तो k इंटू 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू ये 3 के 3 ये रह जाएगा, ये हो जाएगा 4k, ठीक है। तो यहाँ पर हमको क्या मिलेगा 4k इक्वल टू 3 इक्वल टू 4k। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे किसी दो को हम लोग बराबर कर लेंगे, तो किसी दो को बराबर करेंगे तो हमको क्या मिलेगा 4k इक्वल टू 3, तो यहाँ पर लिखेंगे 4k इक्वल टू 3 से, तो k बराबर हमको क्या मिल जाएगा 3/4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 28 देखते हैं, ये दिया है x इक्वल टू पाई पर संतत है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि x इक्वल टू पाई पर fx संतत है, तो ये भी उसी तरह बनेगा सेम जो अभी हम लोग क्वेश्चन बना रहे थे। LHL लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू पाई fx, ये LHL हो गया, ये हो गया RHL लिमिट x टेंड्स टू पाई fx इक्वल टू हमको मिल जाएगा f पाई, ठीक है। LHL में हम लोग क्या रखेंगे लिमिट x टेंड्स टू पाई है तो x लेस देन पाई मिलेगा, x लेस देन पाई पर देखिए फंक्शन का मान है kx+1 हमको प्राप्त हो गया। ये राइट हैंड लिमिट है, राइट हैंड लिमिट में x ग्रेटर देन पाई मिलेगा, ग्रेटर देन पाई पर क्या है cos x और इक्वल टू f पाई, यानी x इक्वल टू पाई पर k इंटू पाई प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें भी हम लोग मान रखेंगे तो k इंटू पाई प्लस 1 मिलेगा और इसमें रख देंगे तो cos पाई हो जाएगा और इक्वल टू हो जाएगा k पाई प्लस 1, ये भी हो गया k पाई प्लस 1, k पाई प्लस 1। अब देखिए cos पाई, cos 0 डिग्री का मान 1 होता है तो फिर ये रिपीट कब करता है 180 डिग्री पर, तो cos 180 डिग्री पर हम लोग यदि इकाई त्रिज्या वाले वृत्त का हम लोग यदि लेंगे तो cos 180 डिग्री यानी कि x अक्ष 0 के बाईं साइड में कौन सा बिंदु प्राप्त होगा, तो हमको प्राप्त होगा -10, यानी कि cos का -1 प्राप्त होगा यहाँ पर, तो -1 इक्वल टू k पाई प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग किसी दोनों में से किसी एक का प्रयोग करेंगे तो लिखेंगे k पाई प्लस 1 इक्वल टू -1 या k पाई इक्वल टू -1 इक्वल टू हमको क्या मिल जाएगा k पाई इक्वल टू -2, इसलिए k बराबर हमको मिल जाएगा -2/पाई, यही आपका आंसर होगा। 29 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, fx बराबर हमको दिया है, इसमें दिया x इक्वल टू 5 पर fx संतत है, तो हम लोग इस स्थिति में क्या क्या लिखेंगे LHL लिमिट x टेंड्स टू 5 fx इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 5 fx और हमको मिलेगा इक्वल टू में फंक्शन के मान यानी f5। हम लोग को लेफ्ट हैंड लिमिट में x लेस देन 5 मिलेगा क्योंकि यहाँ पर पॉइंट मेरा 5 है, x लेस देन 5 पर हमको देखिए क्या मिल रहा है kx+1 इक्वल टू ये राइट हैंड लिमिट है, राइट हैंड लिमिट में x ग्रेटर देन 5 मिलेगा और ग्रेटर देन 5 पर हमारा है 3x - 5 और f5 यानी इक्वल टू 5 ये है k इंटू 5 प्लस 1 हो जाएगा। हमको भी यहाँ पर मान रखेंगे तो k इंटू 5 प्लस 1 मिलेगा और ये मिल जाएगा 3 इंटू 5 - 5
इक्वल टू 5k प्लस 1 और हमको यहाँ पर मिलेगा 5k प्लस 1। उसके बाद हमको ये प्राप्त होगा 15 में से 5 जाएगा तो 10 होगा इक्वल टू 5k प्लस 1 हो जाएगा। इसी में दो को हम लोग बराबर कर लेंगे, लिखेंगे 5k प्लस 1 इक्वल टू 10 या 5k इक्वल टू हमको मिल गया 10 माइनस 1 इक्वल टू 9, इसलिए k इक्वल टू हमको मिलेगा 9/5। यही आपका आंसर होगा। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया है फंक्शन के मान, 3 मान दिया गया है। आपकी बार यहाँ पर 2 और 10 हमारा संदेहात्मक बिंदु प्राप्त होगा और इसमें a और b का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे संदेहात्मक बिंदु, माना कि संदेहात्मक बिंदु बराबर हमको प्राप्त हो गया 2 और 10, यानी कि 2 और 10 मिला। हम लोग को 2 और 10 में से पहले 2 पर हम लोग इसकी संतत्य की जांच करेंगे, उससे एक समीकरण मिल जाएगा। फिर 10 पर हम लोग संतत्य की जांच करेंगे, उस पर एक समीकरण मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे x इक्वल टू 2 पर हम लोग को LHS क्या मिलेगा, x इक्वल टू 2 पर ऐसा लिख देते हैं fx संतत होगा यदि, ऐसे लिख देते हैं संतत होगा यदि हमको प्राप्त होगा तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ पर वो सूत्र हम लोग लिख लेंगे। यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, तो क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 2 fx इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 fx इक्वल टू f2 मिलेगा। ठीक है। और हम लोग को देखिए ये LHL है, तो LHL में हमको क्या मिलेगा, x लेस देन 2 मिलेगा। x लेस देन 2 पर फंक्शन का मान 5 है, 5 हम लोग रख देंगे। ये है राइट हैंड लिमिट में हमको मिलेगा x ग्रेटर देन 2, जिस पर फंक्शन का मान है ax प्लस b, तो ax प्लस b रख लेंगे। और f2 यानी कि x इक्वल टू 2 पर हमको फंक्शन का मान 5 दिया है, तो 5 है। चलिए ये मान हम लोग यहाँ पर क्या प्राप्त होगा 5, और ये जो है ये b है, तो इसमें हम लोग मान रखेंगे 2x के जगह पर, तो 2a प्लस b हो जाएगा। 2a प्लस b इक्वल टू 5, तो इसलिए हमको एक समीकरण मिल गया 2a प्लस b इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर 1 कर देंगे। फिर हम लोग दूसरे संदेहात्मक बिंदु पर चेक करेंगे, x इक्वल टू 10 पर fx संतत होगा यदि, उसी तरह हम लोग इसको भी लिखेंगे संतत होगा यदि कब होगा, जब LHL यानी कि लिमिट x टेंड्स टू 10 fx इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 10, ये माइनस हो जाएगा LHL और यहाँ पर प्लस कर देंगे हम लोग इक्वल टू f10। ठीक है। तो इसमें ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, इसमें x लेस देन 10 मिलेगा और x लेस देन 10 पर देख लीजिए फंक्शन का क्या मान है ax प्लस b, तो यहाँ पर हम लोग कर देंगे ax प्लस b। ये राइट हैंड लिमिट है, इसमें x ग्रेटर देन 10 मिलेगा और x ग्रेटर देन 10 पर देख लीजिए हमको मिल रहा है 21 यानी कि 21, और फंक्शन के मान f10 x इक्वल टू 10 पर भी 21 है, तो 21 रख देंगे। तो हमको ये जो मान रखेंगे 10, तो x के जगह पर 10 रखेंगे तो 10a प्लस b हो जाएगा, यानी कि 10a प्लस b इक्वल टू 21 इक्वल टू 21। यहाँ से भी एक समीकरण हमको मिल गया 10a प्लस b इक्वल टू 21, यानी कि इक्वेशन नंबर हम 2 कर लेंगे यहाँ पर। ठीक है। अब हम लोग समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे, समीकरण 1 और 2 से ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। तो 1 और 2 से जब हम लोग हल करेंगे तो इसमें से इसको यदि घटाएंगे, चाहे इसमें से इसको घटाएंगे तो चिन्ह चेंज होगा, b भी खत्म हो जाएगा। तो -8a बराबर -21 में से 5 जाएगा तो क्या होगा 16, तो -8a बराबर -16, तो a बराबर क्या हो जाएगा 2, यानी कि a बराबर 2 मिल गया। और यही a बराबर 2 हम लोग इसमें रख देंगे तो b बराबर 1 मिल जाएगा। अब इसमें भी मान रख के देख लेते हैं कि 10 दूनी 20 और 1 21 बराबर आ जा रहा है, इसका मतलब कि हमारा आंसर सही है, यही a और b का मान होगा। ठीक है। चलिए हम लोग 31 क्वेश्चन देख लेते हैं। ऐसा क्वेश्चन हम लोग उदाहरण में भी बनाए थे। ये संयुक्त फलन है, cos और x स्क्वायर का संयुक्त है। इसमें हम लोग मान लेते हैं पहले कि माना कि gx बराबर हम लोग ले लेते हैं cos x, ठीक है, और hx बराबर हम लोग ले लेते हैं x स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे देख लीजिए, ये पीछे हम लोग इसका थ्योरी पढ़ चुके हैं, आपको उसमें एग्जांपल्स भी बताए हैं। इसमें हम लोग लिखेंगे कि GOH
इसमें हम लोग क्या मिलेगा, जी मोजुला कोष्टक में एच एक्स, और यहाँ पर हम लोग एच एक्स का मान रख देंगे। तो एच एक्स का देखिए मान है एक्स स्क्वायर, यहाँ पर हो गया एक्स स्क्वायर, और वो मान ये देखिए जी एक्स के रूप में है, तो एक्स की जगह एक्स स्क्वायर है, तो जी एक्स में हम लोग एक्स की जगह एक्स स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा cos एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये एफ एक्स के बराबर आ गया है, तो जब एफ एक्स के बराबर आ गया है और हम लोग जानते हैं कि जी एक्स यानी कि cos एक्स अपने प्रांत के प्रत्येक बिंदुओं पर संतत होता है, एच एक्स यानी कि एक्स स्क्वायर बहुपदीय फलन है, हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं कि बहुपदीय फलन भी प्रत्येक बिंदुओं पर संतत होता है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कि चूंकि जी एक्स और एच एक्स प्रत्येक बिंदु पर संतत है, प्रत्येक बिंदु पर संतत है, इसलिए GOH भी संतत होगा। ठीक है, क्योंकि दोनों संतत है तो उसका संयोजन भी संतत होगा, हम लोग पढ़ चुके हैं। तो GOH हम लोग किसको लिए हैं, तो GOH बराबर देखिए क्या मिला है हमको cos एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि अर्थात cos एक्स स्क्वायर एक संतत फलन है, संतत फलन है। ऐसे हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे इसको। अब 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बोर्ड पर लिख चुके हैं, इसमें हम gx और hx ले लिए। gx का मतलब किसको लेंगे हम लोग, जो मूल फॉर्म होगा, तो ये फॉर्म किस रूप में है, मपांक ऑफ x के रूप में है, मपांक ऑफ x तुम्हारा gx के रूप में हो गया, और hx उस मपांक के अंदर होगा, उसको हम लोग ले लेंगे। इसी तरह हम लोग फिर GOH लिखेंगे ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह, तो GOHX बराबर हमको मिलेगा जी मोजुला कोष्टक में hx, फिर इसके बाद यहाँ पर हम लोग hx का मान रखेंगे cos x हो जाएगा, और ये cos x का मान हम लोग कहाँ रखेंगे, g में, तो x के जगह cos x रख देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मपांक में cos x, यानी कि ये हमको fx बराबर मिल गया। ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि gx जो माने हैं मपांक फलन है, हम लोग सिद्ध किए हुए हैं इसको कि यह एक संतत फलन है, और ये भी हम लोग सिद्ध कर चुके हैं कि ये भी एक संतत फलन है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि चूंकि gx और hx एक संतत फलन है, संतत फलन है, इसलिए इसका संयोजन भी संतत होगा, इसलिए GOHX भी एक संतत फलन होगा, भी एक संतत फलन है, चाहे होगा हम लोग लिख सकते हैं, या हम लोग अर्थात करके GOH हमारा कौन सा फंक्शन है, मपांक में cos x, तो हम लोग लिख देंगे मपांक में cos x एक संतत फलन है, ये हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग पीछे पढ़े हुए हैं इस चीज को कि कोई दो फंक्शन यदि संतत है तो उसका संयुक्त फलन भी संतत होगा, हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं, बोर्ड पर लिखे हुए हैं, इसमें देखिए साइन मपांक में x है, तो ये किस फॉर्म में है, sin x के फॉर्म में है, तो उसे हम लोग gx ले लिए हैं, और फिर उसमें x की जगह जो है उसको हम लोग hx ले लिए हैं। ठीक है, तो इस फॉर्म में है, इसमें भी हम लोग वही काम करेंगे, GOHX लिखेंगे पहले, तो GOHX बराबर क्या मिलेगा, जी मोजुला कोष्टक में hx, और ध्यान दीजिए यहाँ पर hx का मान रखिए, तो hx का मान मपांक ऑफ x है, ये मान हम लोग g में रखेंगे। तो इससे तुलना कीजिए, x की जगह मपांक ऑफ x है, तो उसी तरह x की जगह मपांक ऑफ x कर देंगे, तो sin मपांक ऑफ x हो जाएगा, ये fx के बराबर हो गया हमारा। तो जब fx के बराबर यानी कि संयुक्त फलन यदि हम लोग इन दोनों को कर रहे हैं और यदि fx प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि g और h यदि दोनों संतत है तो इसका संयोजन यानी कि fx भी संतत होगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख देंगे कि gx और hx एक संतत फलन है, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं पीछे, एक संतत फलन है, इसलिए इसका संयोजन यानी कि GOHX इक्वल टू fx कर देते हैं यहीं पर, fx जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है, GO इक्वल टू fx भी एक संतत फलन होगा। बस इतना ही करना है, इसमें हम लोग को इसमें सिद्ध नहीं करना है कि हम लोग को ये सिद्ध करें कि hx और gx कैसे संतत है, ये हमको सिद्ध नहीं करना है। यदि करना है आप लोगों को तो कर भी सकते हैं, कोई गलती नहीं काटेगा। यहाँ पर gx बराबर हम लोग x sin x लिख के पहले उसको यहाँ पर हम लोग सिद्ध कर सकते हैं कि gx संतत है, और hx भी हम लोग सिद्ध कर सकते हैं कि संतत है, उसके बाद हम लोग इसको भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए एक क्वेश्चन और बचा है 34 नंबर, इसको भी देख लेते हैं। इसमें दो फंक्शन देखिए घटाव में है, और हम लोग फलनों का घटाव और जोड़ गुणा भाग पढ़े हैं। यदि हम लोग को इसको और इसको सिद्ध कर दें कि दोनों संतत है तो इसका घटाव भी संतत हो जाएगा।
तो हम लोग उसी के लिए gx बराबर मापांक ऑफ x मान लिए हैं, hx बराबर मापांक ऑफ x प्लस 1 माने हैं। अब यहाँ पर लिख रहे हैं कि चूंकि gx बराबर मापांक ऑफ x, और इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, तो ये माइनस निकलता है कब, जब x लेस देन 0 होता है, और ये इसमें से प्लस निकलता है कब, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, यानी कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब हम लोग इस पर 0 पर चेक कर लेंगे कि ये संतत है कि नहीं। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे x इक्वल टू 0 पर LHL, यानी कि क्या लिखेंगे, LHL इक्वल टू क्या मिलेगा हमको, लिमिट x टेंड्स टू 0 fx इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 fx का मान हम लोग रखेंगे, x लेस देन 0 मिलेगा तो माइनस x हो जाएगा, तो माइनस x में 0 रखेंगे तो 0 मिलेगा। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, RHL लिखेंगे, RHL इसमें क्या मिलेगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 fx इसमें ग्रेटर देन मिलता है, तो x ग्रेटर देन 0 पर हम लोग देखेंगे क्या है, x ग्रेटर देन 0 पर x है, तो हम लोग यहाँ पर x लिख देंगे इक्वल टू ये भी 0 हो जाएगा, और फंक्शन के मान हम लोग लिखेंगे तो ये भी 0 मिलेगा, क्योंकि x इक्वल टू 0 पर x है, तो मान रखेंगे तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि चूंकि LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू फंक्शन के मान यानी कि f0 हम लोग लिख देंगे कि x इक्वल टू 0 पर, यानी x इक्वल टू 0 पर तो ये संतत है ही, x के प्रत्येक मान के लिए fx संतत है, तो हम लोग लिख देंगे कि x के प्रत्येक मान के लिए fx संतत है, के लिए fx नहीं gx माने हैं, तो gx लिख देंगे, gx संतत है, ठीक है। तो जब यहाँ पर g होगा तो यहाँ पर भी हम लोग को ga लिखना पड़ेगा, ये g हो जाएगा, यहाँ भी g लिख देंगे और यहाँ भी हम लोग g लिखेंगे, तो यहाँ भी हम लोग g लिखेंगे क्योंकि हम लोग फंक्शन g माने हुए थे, gx था इसलिए हर जगह g होगा। अब हम लोग लिखेंगे फिर जो hx माने हैं उसको भी हम लोग सिद्ध करके दिखाते हैं कि वो भी एक संतत फलन है, तो ये मापांक में x प्लस 1 है, तो ये भी मापांक से x प्लस 1 माइनस में निकलेगा, कब निकलेगा, जब x प्लस 1 लेस देन 0 होगा तब, यानी कि ये x प्लस 1 0 से छोटा यानी कि ऋणात्मक होगा तब ये माइनस में निकलेगा। तो प्लस 1 तो हम इधर कर देंगे, तो यहाँ पर क्या मिल गया, x लेस देन माइनस 1, तो यही यहाँ पर लिख देंगे x लेस देन माइनस 1, और प्लस में निकलता है कब, यदि x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करेंगे, प्लस 1 को उधर करेंगे तो हमको मिल जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस 1 पर हमको चेक करना है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे x इक्वल टू माइनस 1 पर LHL इक्वल टू क्या मिलेगा, लिमिट x टेंड्स टू माइनस 1 fx, अब की बात hx लिखेंगे क्योंकि h है, तो hx लिख देंगे इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू माइनस 1, और देखिए ये लेस देन माइनस 1 मिलेगा, लेस देन माइनस 1 पर फंक्शन आपका ये है x प्लस 1, और इसमें हम लोग मान रखेंगे जब माइनस 1 तो क्या मिलेगा, देख लीजिए माइनस तो बाहर है ही, माइनस 1 प्लस 1 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, इक्वल टू क्या मिलेगा 0। RHL हम लोग निकालेंगे, तो RHL में हमको क्या मिलेगा, लिमिट x टेंड्स टू माइनस 1 hx इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू माइनस 1, और x ग्रेटर देन मिलेगा, ग्रेटर देन पर ये है x प्लस 1, x प्लस 1 में भी हम लोग माइनस 1 रखेंगे तो माइनस 1 प्लस 1 इक्वल टू 0 मिल जाएगा, और फंक्शन का मान हम लोग लिखेंगे यानी कि f माइनस 1 पर, तो x इक्वल टू माइनस 1 इसमें है, इसमें रखेंगे तो माइनस 1 प्लस 1 इक्वल टू 0 मिल जाएगा, ये भी तीनों बराबर है, LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f माइनस 1, हम लोग लिख सकते हैं कि x के प्रत्येक मान के लिए, x के प्रत्येक मान के लिए hx संतत है, hx संतत है, हमको मिल गया। अब हम लोग को यही सिद्ध करना था कि gx और hx यदि संतत है इसका घटाव भी संतत होगा, हम लोग बीजगणित का वाला सूत्र का प्रयोग कर देंगे, तब हम लोग यहां पर लिख देंगे कि चूंकि gx और hx संतत फलन है
संतत फलन है, इसलिए gx माइनस hx एक संतत फलन होगा, संतत फलन होगा। यानी अर्थात में हम लोग क्या लिखेंगे, अर्थात gx माइनस hx आपका क्या है, मापांक में x माइनस x प्लस 1 एक संतत फलन है। तो संतत फलन जब होगा, जब ये संतत हो जाएगा तो इसका मतलब कि असांतत्य का बिंदु क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। तो हम लोग लिख देंगे कि असांतत्य का कोई भी बिंदु नहीं है, असांतत्य का कोई भी बिंदु नहीं है, कोई भी बिंदु नहीं है। ठीक है, अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर जो 31, 32, 33 बनाए हैं उसको भी आप लोग इस तरह बना सकते हैं। कैसे देख लीजिए, उसमें gx और hx को हम लोग अलग अलग संतत दिखा करके तब वहां पर हम लोग बीजगणित सूत्र का प्रयोग किए हैं। उसी तरह आप लोग इस 35 नंबर क्वेश्चन में जो gx और hx लिखे हैं इसको भी संतत आप सिद्ध कर लीजिए, इसको भी संतत सिद्ध कर लीजिए, और संयोजन में आपको fx मिल ही गया है तो आप लोग लिख सकते हैं कि उसका संयोजन भी संतत होगा। इस प्रकार से हम लोग इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन को हल करेंगे और आप इसको एक्सरसाइज को रिवीजन करते रहिए ताकि बहुत अच्छा से समझ में आए, और अगला क्लास में हम लोग अब आगे बढ़ेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।